डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक। इसके पूर्व के वीडियो में हमने वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थकों में ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक जो बचे हुए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया है। आपने विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करते हुए एवं विज्ञान व धर्म के बीच समझौता किया। आपने विकास के समाज सामान्य सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की और बताया कि समाजशास्त्र अपने सबसे अधिक जटिल रूप में विकास का अध्ययन है। मार्गरेट विल्सन वाइन के अनुसार कि स्पेंसर की विकास की मान्यता योजना एवं समाजशास्त्र में इसका विशेष प्रयोग यह बताता है कि उसने प्राकृतिक विज्ञानों के विचारों को समाजशास्त्र पर लागू किया। भौतिक शास्त्र तथा जीव शास्त्र दोनों ही स्पेंसर कृत समाज के विश्लेषण के आधार थे। कॉन्त ने जिस व्यवस्था की अपनी कृतियों के माध्यम से रचना की वह व्यवस्था सक्षम व्यवस्था थी जिसकी रचना संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए की गई थी। यह एक नए विज्ञान के रूप रचना का व्यापक प्रयत्न था। इस प्रकार समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में स्पेंसर ने महत्वपूर्ण योग दिया है। इसके बाद है इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम ने जिस कारणात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति को अपने अध्ययन हेतु अपनाया वह उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिचायक है। आपके द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था जिसके प्रमुख चरण थे समस्या को परिभाषित करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना एवं परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में कारण एवं कार्य पर विशेष जोर दिया। उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। उदाहरण के रूप में आपने निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक संबंधों के अभाव में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। स्पष्ट है कि दुर्खिम ने अपने अध्ययन समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाते हुए किए तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया। दुर्खिम की मान्यता है कि जो भी सामाजिक घटनाएं या जो भी समाजशास्त्रीय अध्ययन किए हैं वो वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाते हुए किया है। उन्होंने समस्या को हल करना और उनकी उपकल्पना बनाना इस पर ज़्यादा जोर दिया। जब समस्याओं को हल कैसे किया जाता है उसका वैज्ञानिक तरीका निकाला और हाइपोथेसिस बनाना, ये दोनों ही विज्ञान की विशेषताएं हैं और इन वैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर दुर्खिम ने अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया, जैसे आत्महत्या। दुर्खिम की मान्यता है कि जब समाज में सामाजिक संबंध ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या उनका अभाव होता है तो लोग आत्महत्या अधिक करते हैं। उनकी ये भी मान्यता थी कि जहाँ पर धर्म का प्रभाव कम होता है वहाँ लोग आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने
कुछ निश्चित कारण बताए जिनके द्वारा घटनाएं, अमुक घटना क्यों घटित होती है, उसके पूर्व उन्होंने हाइपोथेसिस बनाकर उन घटनाओं के बारे में बताया कि ये घटना इसलिए होती है। उन्होंने ये भी समझाया कि धर्म का प्रभाव जब कम होगा तो आत्महत्या कम होगी। जब रिसर्च किया तो निश्चित रूप से आंकड़े यही मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस के आधार पर भी उन्होंने समस्याओं को समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया। इस संदर्भ में थियोडोर एबेल के अनुसार कि वेबर के लिए सामाजिक विज्ञान समसामयिक दृश्य की मूर्त स्थितियों, घटनाओं या दशाओं के अध्ययन के लिए विज्ञान की पद्धतियों एवं प्रविधियों को लागू करने का एक प्रयास है, जो सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव रखती प्रतीत होती हैं। वेबर ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है तथा लिखा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है। समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है, लेकिन उसमें सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध पर विशेष जोर दिया गया है ताकि इसके द्वारा इसके जटिल होने एवं उसके प्रभाव के कारणात्मक स्पष्टीकरण तक पहुंच सके। वेबर ने सामाजिक कार्य व्यवहार के आदर्श रूप, इन आदर्श रूपों के 4 प्रकारों, सामाजिक संबंधों के प्रकारों, औचित्यपूर्ण सत्ता की प्रकृति आदि को वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा के माध्यम से मानवीय व्यवहार के कारणों का उल्लेख किया। वेबर की रचनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे एक महान सामाजिक विचारक थे। इसके बाद टालकट पार्सन्स। अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण पार्सन्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को ही अपनाया है। आपने सामाजिक विज्ञानों को अंतःक्रिया के रूप में देखा। ये विज्ञान अंतःक्रिया तथा मूल्यों के संबंध में विचार करते हुए पार्सन्स ने प्राकृतिक विज्ञानों में सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को काम में लेने पर जोर दिया है। पार्सन्स की मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को आनुभाविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। उनकी इसी मान्यता ने उन्हें प्रत्यक्षवादी बना दिया। आपने वैज्ञानिक चिंतन की वास्तविक प्रकृति पर जोर दिया। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रविधियों को अपनाया। डैनियल डब्ल्यू रोजिस्ट ने इस संदर्भ में ठीक ही लिखा कि यह स्पष्ट है कि इस पार्सन्स वैज्ञानिक आनुभाविक या प्रत्यक्षवादी परंपरा में हैं। वर्तमान काल के भी कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाया। उदाहरण के रूप में जैसे जेटरबर्ग ने बताया कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में नियमों को उसी प्रकार कठोरता से लागू किया जाना चाहिए जिस प्रकार गणितज्ञ अपने गणना संबंधी सिद्धांतों की खोज करने में करते हैं। अनेक समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समस्त सामाजिक घटनाएं एवं मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक रूप से संचालित होते हैं। इनमें कार्य कारण का संबंधों का पता लगाया जाता है। इसके पीछे कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को ध्यान में रखकर ही समाज में इच्छित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए आनुभाविक आधार पर प्राप्त तथ्यों से सामान्यकरण किया जा सकता है। मानवीय व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। समाजशास्त्र के विकास पर ध्यान देने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाते हुए
अनेक आनुभविक अध्ययन किए हुए हैं तथा कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सोरोकिन ने बताया कि 1952 से 1965 के बीच समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्यक अनुसंधान कार्य तथा तथ्य विश्लेषण व आनुभविक अनुसंधान हेतु नवीन पद्धतियों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य ये होगा कि इस समय समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया, जिसकी बर्जर ने आलोचना की और बताया कि समाजशास्त्री अपने विषय से दूर चले गए हैं और वे मानव समाज के अध्ययन पर पूरी तरह से ध्यान देने के बजाय पद्धति शास्त्र की बारीकियों में उलझ गए हैं। धीरे धीरे विज्ञानवाद एवं वैज्ञानिक समाजशास्त्र के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। यह सोचा जाने लगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सहानुभूति तथा वरिष्ठ नामक नई व्यक्तिपरक पद्धतियों का क्या समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांत निर्माण पर ही जोर देना चाहिए। यह समाज की समस्याओं के प्रति भी जागरूक एवं चिंतन होना चाहिए। इस समय समाजशास्त्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ जिसे मानवतावादी या मानविक अभिमुखन कहते हैं, जो आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।